गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे लाइसोसोम, केंद्रक, द्रव्य केंद्रिका, क्रोमेटिन। कल हमने आपको पढ़ाया था केंद्रक और केंद्रक के कार्य। आज उसी के आगे जो आपकी लास्ट हेडिंग भी है जिसका नाम है पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। तो आज का टॉपिक लिखेंगे पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। यहाँ पे लिखेंगे पादप कोशिका, यहाँ लिखेंगे पादप कोशिका और यहाँ लिखेंगे जंतु कोशिका। पादप कोशिका और यहाँ लिखेंगे जंतु कोशिका। हो गया? तो पहला पॉइंट लिखेंगे पादप कोशिका में। पहला पॉइंट लिखेंगे प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर सेल्यूलोज की बनी, प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। और इसमें क्या लिखेंगे? कोशिका भित्ति नहीं होती, यानी कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें सेल्यूलोज की नहीं होती। सेल्यूलोज की होती है, आपने देखा होगा पेड़ का आवरण पकड़ा बाहर से कैसा होता है, कठोर और दृढ़ होता है। लेकिन हम लोगों की त्वचा कैसी होती है? सॉफ्ट, मुलायम। अगर उसमें सुई चुभो दो तो सुई घुस जाएगी। आप पेड़ में सुई घुसेड़ो, सुई घुसेगी, सुई टूट जाएगी। तो वो किसकी बनी है? सेल्यूलोज की बनी है। तो इसकी त्वचा कैसी है? बाहरी कैसी है? सेल्यूलोज की बनी है। इसी का दृढ़ है। जंतु कोशिका की त्वचा सेल्यूलोज से नहीं बनी होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट दूसरा लिखेंगे परिपक्व कोशिकाओं में, परिपक्व कोशिकाओं में एक बड़ी धानी होती है। परिपक्व कोशिकाओं में एक बड़ी धानी होती है जिसके कारण, परिपक्व कोशिकाओं में एक बड़ी धानी होती है जिसके कारण कोशिका द्रव्य भित्ति के साथ साथ, जिसके कारण कोशिका द्रव्य भित्ति के साथ साथ एक स्तर के रूप में होता है। कोशिका भित्ति के साथ साथ एक स्तर के रूप में होता है। यानी कि इसमें क्या पाई जाती हैं? धानियां पाई जाती हैं, है ना, रसधानियां। और इसमें रसधानियां पाई जाती हैं? नहीं पाई जाती। तो आप इसमें लिखेंगे जंतु कोशिका में लिखिए धानियां नहीं होती हैं। धनिया ना लिख देना, धानियां, ठीक है, धानियां नहीं होती हैं। हो गया? तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कोशिका द्रव्य में लवक होते हैं। कोशिका द्रव्य में लवक होते हैं। कोशिका द्रव्य में लवक होते हैं जो हरित लवक कहलाते हैं। जो हरित लवक कहलाते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनके कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। जंतु कोशिका में कुछ ऐसा पाया जाता है? बताइए, पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में? नहीं पाया जाता। अगर पाया जाता तो क्या होता? जितने मनुष्य हैं, जानवर हैं, सब कैसे होते? हरे हरे, है ना, होते हरे। क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। तो इसमें क्या, आपने लिख लिया लवक होते हैं और इसमें लवक नहीं होते। लिख लीजिए लवक नहीं होते, यानी कि प्लास्टेड्स नहीं होते। अब इसमें लिखेंगे नंबर 4। नंबर 4 सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं। जो सेंट्रोसोम, यानी कि हमने आपको बताया था कि सेंट्रोसोम क्या होते हैं? तारक काय, है ना। तो इसमें सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं, यानी कि
पादप कोशिका में ये सब नहीं होते, ये सब किसमें होते हैं? जंतु कोशिका में। लिख लीजिए, इसमें लिखेंगे सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। अगला 5 नंबर पॉइंट लिखेंगे, ये वाला पॉइंट लिखेंगे 5 नंबर पॉइंट। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कम विकसित, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, आपको गोल्जी बॉडी पढ़ाया था हमने, लिखेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स कम विकसित एवं छितरा हुआ होता है। कम विकसित एवं छितरा हुआ होता है, एवं छितरा हुआ होता है, जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं, जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं, जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे पॉइंट 5 नंबर पॉइंट पादप कोशिका में लिखेंगे, जंतु कोशिका में गोल्जी कॉम्प्लेक्स पूर्ण विकसित एवं स्पष्ट होता है। तो गोल्जी बॉडी किसमें पाई जाती है? जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिका में ये नहीं होते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पूर्ण विकसित एवं स्पष्ट होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पूर्ण विकसित एवं स्पष्ट होता है। हो गया। नंबर नेक्स्ट लिखेंगे 6 नंबर, कवक के अलावा, कवक के अलावा सभी पादप कोशिकाओं में, कवक के अलावा सभी पादप कोशिकाओं में मंड के रूप में, कवक के अलावा सभी पादप कोशिकाओं में मंड के रूप में भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं। मंड के रूप में भोज्य पदार्थ संचित। तो देखो, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वह पादप क्या करता है? अपने रंध्रों से, यानी कि क्या करता है? वह भोजन बनाता है और अपने जो पादप अपने प्रत्येक भाग में उसे पहुंचाता है। तो मंड के रूप में भोजन को संचित भी कर लिया जाता है। तो क्या जंतु ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। वो भोजन को क्या कर देता है? ऊर्जा बनाकर संचित कर लेता है। कर लेता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में करता है। जंतु करता है, जब भोजन खाता है तो उससे ऊर्जा बनती है, तो उसे किसमें संचित करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें क्या लिखा आपने कि कवक के अलावा सभी कोशिकाओं के मंड के रूप में भोज्य पदार्थों का संचित रहता है। इसमें लिखेंगे जंतु कोशिका में लिखेंगे संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट है, लिखेंगे कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिका के मध्य में, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिका के मध्य में कोशिका प्लेट बनती है। कोशिका प्लेट बनती है जो अंदर की ओर बढ़ती है, बनती है जो अंदर की ओर बढ़ती है। लिखा आपने, कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिका के मध्य में कोशिका प्लेट बनती है जो अंदर की ओर बढ़ती है। अब आप जंतु कोशिका में लिखेंगे, इसी को लिखें जंतु कोशिका में विभाजन के समय, जंतु कोशिका में विभाजन के समय एक खाच कोशिका को, एक खाच कोशिका को दो भागों में बांटती है। एक खाच कोशिका को दो भागों में बांटती है।
यह बाहर से अंदर की ओर बढ़ती है। यह बाहर से अंदर की ओर बढ़ती है। तो ये आपके 7 पॉइंट थे दोनों में, और दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। इस पॉइंट को हम एक बार फिर समझा दे रहे हैं, आप लोगों के लिख गए हैं, सभी को समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट था जिसमें बताया गया था कि प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। अब जैसे मान लीजिए पादप में ये क्या है, ये पादप है और ये क्या बनी हुई है, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली है। तो इसके चारों ओर क्या है, सेलुलोज की बनी हुई परत, ठीक। लेकिन क्या मनुष्य में ये सेलुलोज की परत पाई जाती है? मान लीजिए बाएं है, ये मान लीजिए बाएं है, तो क्या ये सेलुलोज की परत है? नहीं है। पेड़ों में आपने बाहरी आवरण देखा होगा, बहुत कठोर होता है, वही सेलुलोज की परत होती है। तो दूसरे में इन्होंने बताया कि परिपक्व कोशिका यानी कि जो कोशिका पूर्ण रूप से कहती होती पूर्ण संपूर्ण है, उसमें एक बड़ी धानी होती है, यानी कि बड़ी धानी रिक्तिका जैसी होती है, और जिसके कारण कोशिका भित्ति के साथ साथ यह स्तर के रूप में होता है, यानी कि वह उसका स्तर बना होता है। लेकिन इसमें जंतु कोशिका में धानियां नहीं होती हैं, यानी कि किसी प्रकार की कोई भी धानी नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार तीसरा हमने आपको बताया कि कोशिका द्रव्य में लवक होते हैं। कौन से? जो क्लोरोफिल युक्त, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हरित लवक, जिसके कारण क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, हरा। क्या मनुष्य का रंग हरा होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें लवक नहीं पाए जाते और ना वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। फिर अगला था सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं, और लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित नहीं होते। तो यार ये आपका चैप्टर भी आपका समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरे चैप्टर तो समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट या कोई परेशानी है तो वह पूछ सकता है, जिसमें इसमें कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे है कोशिका की खोज किसने की? तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। तो ये प्रश्न बनता है आपका, जैसे कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, क्यों? ये भी प्रश्न है, ठीक है। फिर प्रश्न आया कि परासरण क्या है? परासरण क्या है? ये हम आपको लिखा चुके हैं। तो ये सारे इस तरीके के प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा गया कि अंतर प्रद्रव्यी जलिका से आप क्या समझते हैं? तो हम आपको इसका एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। जैसे है कि गोल्जी उपकरण की रचना के कार्यों का तथा का वर्णन करो। रिक्तिकाएं क्या होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं? तो अगर हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन लिखाई है तो वही ये प्रश्न का उत्तर भी होगा। राइबोसोम का क्या कार्य है? इन्होंने ये पूछा, तो राइबोसोम की जो डेफिनेशन है वही आपका ये प्रश्न का उत्तर है। फिर प्रश्न होता है कि कोशिका भित्ति की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। जो कोशिका भित्ति की हमने डेफिनेशन लिखाई है वही इसमें आपकी डेफिनेशन होगी। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर बताइए, हम आपको करा चुके हैं। जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर कराइए, भी हम आपको करा चुके हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हमने आपको बताया था, कितनी होती है? 23 जोड़ी, है ना। 23 जोड़ी होती है, जो कि कितनी हो जाती है? 46, ठीक। तो ये आपका आज चैप्टर खत्म होता है। कल हम आपको इसका नया चैप्टर पढ़ाएंगे, और जिसके पास बुक है तो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उसमें लिख ले। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम आपको बता भी दे रहे हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पहला पूछा गया कि वह भाग जो केंद्रक में संबंध नहीं रखता उसका क्या नाम है? रिक्तिका, क्रोमोसोम, केंद्रक व केंद्रक कला। तो कौन सा है जो भाग नहीं रखता? तो सबसे पहले रिक्तिका है, यानी कि रिक्तिका केंद्रक में भाग नहीं रखता। दूसरा प्रश्न है केंद्रक की खोज किसने की थी? अल्टमैन, मुलर, रॉबर्ट ब्राउन या शिगर ने? तो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। राइबोसोम का क्या कार्य है? कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण, श्वसन या प्रकाश संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण इसका कार्य है। तो इस तरीके के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपको सबको नोट कर लेना है, लेकिन उसे कैसे लिखना है ये हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे ये प्रश्न पूछा कि राइबोसोम केंद्रक की खोज किसने की थी, या केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ।
तो आप लिखेंगे केंद्रक, इस तरीके से प्रश्न लिखेंगे, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, आपका आंसर हो गया। बस जैसे पूछा गया कि कोशिका की खोज किसने की थी, 4 ऑप्शन दिए, तो आपको 4 ऑप्शन नहीं लिखना है, सिर्फ ऐसे लिखना है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, लेकिन आपको 4 ऑप्शन नहीं भरना है, वहाँ सीधे आंसर लिखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो इस तरीके के आपको प्रश्न करना है, और जहाँ पर प्रश्न का आंसर है उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देंगे। ओके, सभी का क्लियर, किसी कोई डाउट परेशानी? तो ये आपका चैप्टर आज खत्म होता है। कल आपका नया चैप्टर होगा, उसका नाम होगा ऊतक यानी कि टिश्यूज।